लेट्स माइक पार्टी पॉलिटिक्स बाय सुनील शुक्ला। नमस्कार, लेट्स माइक के कार्यक्रम पार्टी पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शुक्ला। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणामों के ऊपर। आज सुबह मतगणना शुरू हुई और प्रारंभ से ही रुझान मिलने लगा कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को दोबारा से लोगों ने सत्ता में बने रहने का जनादेश दिया है। जो परिणाम आए हैं, परिणाम आ रहे हैं, जो सुबह से रुझान देखे जा रहे हैं, उसको लेकर के तरह तरह के सवाल लोगों के मन में है कि क्या जिस तरह का जनादेश आया है वह चुनाव प्रचार अभियान के दौरान दिखाई पड़ा। क्या 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद इस सरकार की ऐसी उपलब्धियां हैं कि 2 दशक के शासनकाल के बाद भी फिर से 5 साल का जनादेश दिया जाए। क्या महागठबंधन के पास इस तरह के का व्यापक जन समर्थन था कि बिना किसी संदेह के इस पर विश्वास कर लीजिए। तरह तरह के सवाल लोगों के मन में है, लेकिन कोई दो राय नहीं है कि व्यापक जनादेश मिला है। राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन ने पे जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है। वो यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड जिसके नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनकी पार्टी दूसरे नंबर पे है। और 2 अंकों का दोनों दलों के बीच में अभी तक जो बढ़त और चुनाव परिणाम आए हैं उसके अनुसार 2 अंकों का अंतर है। जो मुख्य विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल है, सत्ता का दावेदार, उसकी स्थिति तो बहुत ही खराब है। 2020 में जो जितनी इसको सीटें मिली थी उससे बहुत कम सीटें मिली हैं। कांग्रेस को बहुत निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा है। अभी तक जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो 5 सीटों पर उसकी जीत या बढ़त का परिणाम सामने दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य लोगों को हो रहा है सीपीआई माले के परिणाम को लेकर के। अभी तक उसको भी 5 सीटों की जीत या बढ़त दिखाई पड़ रही है, जबकि माना यह जाता था कि सीपीआई माले का संगठन बहुत मजबूत है, लोगों के बीच में उसने बहुत अच्छा काम भी किया है और संगठनात्मक रूप से एक मजबूत राजनीतिक दल है। लेकिन उस तरह के परिणाम दिखाई नहीं पड़े। हाँ, इस पे संतोष किया जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो मत प्रतिशत है वह उससे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन जितने मत उसे मिले हैं उसके अनुकूल उसे सीटें नहीं मिली हैं। तो तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हमारे जैसे लोग जो चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सड़कों पे घूम रहे थे, मतदान के दिन भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में थे, उनके लिए भी आश्चर्य का विषय है कि क्या इस तरह का एक जो जनादेश के लिए माहौल जमीन पर दिख रहा था। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि मुझे नहीं दिखा। ये सही है, मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध का कोई माहौल नहीं दिखा। उनके प्रति कोई आक्रामक विरोध की स्थितियाँ कहीं नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन उनके प्रति समर्थन का भी कोई लहर या बयार नहीं दिखाई पड़ी। कोई ऐसा नहीं था कि लोग बहुत सामने आकर के बहुत ताकत के साथ, बहुत तर्कों के साथ इस सरकार का समर्थन कर रहे हो। तो इस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए कोई अगर बहुत बड़े पैमाने पर माहौल नहीं था और नहीं किसी को सत्ता में लाने के लिए कोई माहौल था, एक सामान्य सी स्थिति दिखाई पड़ती थी। दोनों गठबंधनों के अपने अपने समर्थक, अपने अपने विरोधी साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के विरोध के न होने और उनके द्वारा महिला वर्ग को वृद्धावस्था पेंशन, छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ दिए जाने, इन जो कार्यक्रम थे इसके कारण से उन्हें व्यापक जन समर्थन मिलेगा। लेकिन जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ाए गए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता नीतीश कुमार जी, उनको खुद को उतना जन समर्थन नहीं मिला जितना भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला। ये सब चौंकाने वाला है। यहाँ तक कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके नेता चिराग पासवान जी हैं, जो 29 सीटों पर मैदान में थे, एक सीट पर उनके उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया था, तो 28 उम्मीदवार उनके मैदान में रह गए थे। उनका भी जो सफलता का प्रतिशत है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट अभी तक नहीं मिली, जो
रुझान आ रहे हैं उसमें से किसी सीट के मिलने की दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आती हो। 2-3 सीटों पर निश्चित रूप से उनके उम्मीदवारों ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है। महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं, जैसे वीआईपी मुकेश सहनी साहब की पार्टी है, उसको भी बहुत निराशा हाथ लगी। उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था, बावजूद इसके उनकी पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। जब मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को सफलता नहीं मिली, तो मुकेश सहनी के बारे में आप आकलन कर सकते हैं। तो एक ऐसा जनादेश आया है जिसको लेकर के तरह तरह के विमर्श हैं। क्या चुनाव में किसी तरह का प्रबंधन काम आया, या निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब ये सभी कयासबाजी है, किसी के पास किसी चीज़ का साक्ष्य नहीं है, कोई चीज़ यही समझ में नहीं आ रही है। ये जरूर कुछ सवाल उठे हैं कि आखिर जिसको लोग एक अपना तर्क दे रहे हैं कि चुनाव परिणामों के आने में विलंब लगातार क्यों होता चला जा रहा है, लेकिन केवल इसी आधार पर किसी गड़बड़ी का आकलन कर लेना मुझे लगता है कि बहुत तर्कसंगत नहीं है। लेकिन संदेह तो पैदा होता ही है। एसआईआर के क्रम को लेकर के जिस तरह का संदेह लोगों के मन में पैदा हुआ था, उसी तरह का संदेह मतगणना को लेकर के भी है। लेकिन जब तक कोई आगे पास मजबूत साक्ष्य न हो, विश्वसनीय आधार न हो, तब तक केवल आकलन किया जा सकता है। इस आधार पर भी अगर हम आकलन करते हैं, किस तरह का कोई राजनीतिक माहौल नहीं था जो जिस तरह के परिणाम आए हैं। 2010 में मैं आपसे कह सकता हूं कि 2010 में जब नीतीश कुमार जी दोबारा सत्ता में आए, 2005 में पहली बार सत्ता में आए थे उपचुनाव के बाद, और 2010 5 साल के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो सत्ता में आए। लेकिन उस समय भी मैं चुनाव में मैं मौजूद रहा था, तो ये लगता था कि नीतीश कुमार जी के पक्ष में जन समर्थन है। लोग चाहते हैं कि नीतीश जी की सरकार दोबारा से आवे, एक तरह का प्रतिबद्धता लोगों के मन में देखी जा रही थी। लेकिन इस 2025 के चुनाव में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। 2020 के चुनाव में जो जनता दल यूनाइटेड 43 सीट पर जाकर के सिमट गई थी, उसको इतना बड़ा प्रचंड जन समर्थन मिलना इस सबके लिए आश्चर्य का विषय है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को जो चुनावी सफलताएं मिली हैं, उसको लेकर के भी लोगों के मन में संदेह है। गोया कि सहज विश्वास की स्थिति नहीं है। जो लोग इस सरकार के प्रति अविश्वास रखते हैं या सरकार का विरोध करते हैं, या जो तटस्थ पर्यवेक्षक है, उनको भी उनके बारे में भी तरह तरह के सवाल हैं कि आखिर इस तरह के चुनाव परिणाम का आधार क्या है। क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत, अगर 200 अभी तक की जो स्थिति है, 204 सीटों पर बढ़त या जीत एनडीए गठबंधन दर्ज कर चुका है। 243 सीटों में अगर 200 से अधिक की जीत कोई गठबंधन पा रहा है, तो वह सड़क पर दिखना चाहिए। एक सामान्य राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में भी मेरा मानना है कि वह ऐसा नहीं हो सकता कि सत्तारूढ़ दल का समर्थन लोग कर रहे हों, वर्तमान सरकार को ही दोबारा से सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे हों, और उसका असर चुनाव प्रचार के दौरान न दिखाई पड़े, या लोगों को बाकायदे इस समय सबके मन में ये धारणा हुई है कि आखिर इस तरह का परिणाम कैसे आया। लोगों के मनोभाव क्यों नहीं पढ़ पाए। क्या बिहार की जनता जो हर मुद्दे पर मुखर होती है, अपनी बात कहने में कभी पीछे नहीं हटती, वह उसने अपने इस तरह के जनादेश को देने जा रही है, इस तरह का भाव प्रकट क्यों नहीं। इसी को लेकर के लोगों के मन में संदेह है। अब यह संदेह कितना तार्किक है या कितना किस आधार पे है, ये तो समय तय करेगा। लेकिन लोगों के मन में संदेह है कि इस तरह का जनादेश सहज नहीं हो सकता। वो तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक ये भी बात कही जा रही है कि महागठबंधन अपने चुनाव प्रचार अभियान को बहुत मजबूती के साथ, बहुत प्रभावकारी तरीके से लोगों के बीच में ले जाने में कामयाब नहीं हो पाया। एक चुनाव घोषणा के बाद ये बाकायदे एक तरह का नैरेटिव बनाया गया। एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में उस तरह का तालमेल नहीं है जिस तरह का तालमेल का ये दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में आरोप भी लगाया था कि कट्टे के बल पर राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव का नाम भी घोषणा करा दी। मतलब एक ऐसा वातावरण, इस तरह के आरोप लगे कि दोनों दलों के बीच में कोई सहमति की स्थितियाँ नहीं है। दोनों एक दूसरे के
के प्रति अविश्वास के दौर से गुजर रहे हैं। और लोगों को भी ये लगा, क्योंकि प्रचार अभियान शुरू करने में दोनों दलों ने बहुत देरी की। संयुक्त विपक्ष की सभाएं नहीं हुई। कांग्रेस के बड़े नेता, विभिन्न राज्यों के उनके मुख्यमंत्री बड़े पैमाने पर प्रचार में नहीं उतरे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता विभिन्न राज्यों के भी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए उतार दिया, उस तरह की स्थितियां कांग्रेस को उससे नहीं दिखाई पड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का प्रचार अभियान देर से शुरू हुआ। प्रियंका गांधी के अभियान देर से शुरू हुए। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद के चेहरा थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनका भी प्रचार अभियान देर से शुरू हुआ। और कई दिनों तक वो पटना में ही बैठे रहे। मौसम खराब होने के नाम पर वो घरों से घपटे घस नहीं निकले, टेलीफोन से उन्होंने सभाओं को संबोधित किया। जबकि उसी मौसम खराब होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसभाओं में गए, शॉर्ट मार्ग से उन्होंने यात्राएं की और वहाँ जाकर के सभाओं को संबोधित किया। छोटी छोटी सभाएं करते थे, वो कम बोलते थे वो नीतीश कुमार जी, लेकिन वो गए। तो ये भी लगा कि आखिर अगर आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को आप सक्रिय नहीं करेंगे, लोगों के बीच में आपके संवाद की स्थिति नहीं रहेगी, लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में अगर आप अपना जो पॉलिटिकल वायदा है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, अगर आप पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो लोग आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? आप जो विकल्प देने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास कैसे बनेगा? ये बड़ा सवाल था। लेकिन इस तरह के साथ ये भी लगता है कि सीपीआई माले तो मौजूद था, सीपीआई माले के कार्यकर्ता मौजूद थे। सीपीआई माले लगातार प्रतिदिन उसका राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे। दीपंकर भट्टाचार्य कई महीनों से बिहार में ही रुके पड़े थे, उनका भी राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था। सीपीआई माले ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा में कोई विलंब नहीं किया। विभिन्न दो गठबंधन के अन्य दलों के साथ उसके तालमेल में भी किस तरह की हिचकिचाहट नहीं थी और अपने प्रचार अभियान के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता भी नहीं थी। बावजूद इसके सीपीआई माले को सफलता नहीं मिली, जिसका आकलन सभी लोग कर रहे थे। वो लोग जो चुनाव प्रचार में घूम रहे थे, मैं स्वयं उनके प्रभाव वाले इलाकों में गया था। वहाँ मुझे लग रहा था कि सीपीआई माले की जो सफलताएं हैं वो बेहतर होंगी और पिछले चुनाव से भी बेहतर होंगी। हालांकि सीपीआई माले 2020 के चुनाव की तुलना में केवल एक सीट अधिक लड़ रही थी। वो 20 सीटों पर 2020 में वो 19 सीटों पर मैदान में थी। 19 सीटों पर जब चुनाव लड़ी थी 2020 में, तो उसको 12 सीटों पर सफलता मिली थी। इस बार 20 सीटों पर जब वो चुनाव लड़ी है तो 5 सीटों पर उसके सफल होने की संभावना देखी जा रही है। ये आप ये कह सकते हैं कि यह परिणाम कैसे आ गया? क्यों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, क्यों राजनीतिक चुनाव के विश्लेषणकर्ता, क्यों जनता की नब्ज को समझने की कोशिश करने वाले लोग इस तरह की जनादेश की कल्पना नहीं कर पाए थे? ये बड़ा सवाल लोगों के मन में है। लेकिन चुनाव परिणाम सामने है। चुनाव परिणाम जो है निर्वाचन आयोग ने घोषित किया, उसको सभी को स्वीकार करना है और लोग स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। अब ये सवाल ये भी है कि गठबंधन के का मुख्य चेहरा राष्ट्रीय जनता दल को जब बहुत सफलता नहीं मिली तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि उनको इतनी सफलता क्यों नहीं मिली इतनी सीटों पर लड़ने के बाद भी। और जो अन्य सहयोगी दल हैं, वीआईपी है, उसके सफलता के सवाल नहीं पैदा किए जा सकते। सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई माले, सबको लेकर के बात, सबके जो सफलता है वह सवाल खड़े करते हैं कि इतनी कम सफलता उन्हें क्यों मिली। लेकिन जब मुख्य दल आरजेडी के सामने समस्या है तो बाकी दलों के सामने भी वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन उधर सत्तारूढ़ एनडीए के गठबंधन में सभी दलों का परफॉर्मेंस बहुत उल्लेखनीय है। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ करके भी 95 सीटों पर उसकी बढ़त है या वो जीत चुकी है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल है, दोनों के बीच में करीबन 10 या 11 सीटों का अंतर है। एलजेपी चिराग पासवान जी की जो पार्टी है उसको भी 29 सीटों में अभी तक 20 सीटों पर या जीत चुकी है या उसकी बढ़त बनी हुई है। मांझी साहब की हम है या उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकमंच है, इनकी भी सफलता है। 6 सीटों पर दोनों पार्टियों उम्मीदवार अपने उम्मीदवार उतारे थे, इनका भी सफलता का प्रतिशत बहुत अच्छा है। तो
एनडीए गठबंधन में सभी दलों की सफलता उल्लेखनीय है, जबकि इस तरह की सफलताएं दूर दूर तक महागठबंधन को नहीं मिली जो सत्ता के दावेदार थे। अब ये बात की जा रही है कि आखिर ये क्यों, सबके लिए इस बड़ा सवाल है किस तरह का परिणाम क्यों आया। सत्तारूढ़ दल का समर्थन करने वाले लोगों के लिए उनके मन में कोई सवाल नहीं, उनको ये स्वाभाविक परिणाम नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि लोग महागठबंधन को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। लोगों को उनके पास तर्क है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने जंगल राज का एक पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार किया, उसका असर है। ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो समर्थन नीतीश कुमार जी के लिए पिछले उनके पहले कार्यकाल से बना हुआ है और उसको लगातार वह समृद्ध करते रहे हैं, वह और मजबूत हुआ है। जबकि कहा जा रहा था कि जो पढ़ी लिखी युवतियाँ हैं या युवक हैं, उनके मन में नौकरी और बेरोजगारी को लेकर के और पलायन को लेकर के तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन किसी का असर चुनाव परिणाम पर दिखाई नहीं पड़ा। तो अब सबके सामने परिणाम है, लेकिन विचारकों के सामने, विश्लेषकों के सामने ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस चुनाव परिणाम का आभास उन्हें क्यों नहीं हो पाया। अगर यह सही मायने में एक स्वाभाविक जनादेश है और अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी है, जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं, उनके मन में तरह तरह के सवाल हैं, निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल भी लगे, आरोप भी लगे, जैसे कि कई लोगों के जो प्रमुख लोग हैं जो जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मतदान किया, फिर बिहार विधानसभा के चुनाव में मतदान करने आए, कुछ लोग हरियाणा, दिल्ली और बिहार के चुनाव में मतदान किए, तीनों विधानसभाओं के चुनाव में। मुख्य चुनाव आयुक्त ये कहते रहे हैं कि जो जहां रह रहा है उसको वहीं मतदान करने की सुविधा मिलेगी। तो रहने वाले लोग, जो अगर आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप वहीं रहेंगे। आप बिहार के तो भले आप निवासी हों, रहेंगे तो नहीं यहाँ, लेकिन लोगों ने मतदान किया, तो ये आरोप लगे। इसी तरह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा राज्य से स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए भेजा। क्या यह नियमानुसार उचित है? क्या नियमानुसार ये स्वीकार्य है? क्योंकि निर्वाचन आयोग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक वाहन से भेजने की कोई संगठनात्मक या संस्थात्मक व्यवस्था के विरुद्ध रहा, उसको नियमानुसार वो नहीं मानता रहा। कोई राजनीतिक दल, कोई भी प्रत्याशी इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकता थे। कहा जाता रहा कि आप अपने वाहन से मतदान केंद्रों तक जाएंगे, लेकिन आप कोई उम्मीदवार या कोई राजनीतिक दल वाहनों की ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता कि वह मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाए और फिर उनके घर पहुंच जाए। अगर ये व्यवस्था है तो विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से विभिन्न बिहार में लोगों को कैसे भेजा गया? क्या वह भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था थी या सरकार की व्यवस्था थी? अगर सरकार की व्यवस्था थी तो अन्य राज्यों के चुनाव में ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये तरह तरह के सवाल लोगों के मन में है और इसीलिए लोग का निर्वाचन आयोग से सवाल ही बनता है कि जब इस तरह की गतिविधियां चल रही थी तो निर्वाचन आयोग ने उस पर रोक लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? चुनाव के पहले ही, चुनाव की घोषणा के कुछ ही महीने पहले महिलाओं के 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई रोजगार शुरू करने के नाम पर। निर्वाचन आयोग ने उसे भी रोक लगाने का प्रयास नहीं किया और चुनाव के दौरान महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए। क्या यह इस तरह की गतिविधियां चुनाव को प्रभावित नहीं करती हैं? ये बड़े बड़े सवाल लोगों के मन में हैं। अब इनका जवाब तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो परिणाम आया है उसको स्वीकार करना होगा कि बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है और दोबारा से उनको सत्ता सौंप दी है। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.